अपने साधारण प्रारंभ के बावजूद किस्मत का साथ और उसकी चालाकी ने उसे मडागास्कर की रानी बना दिया। फिर भी उसकी शत्रुतापूर्ण नीतियां और दुष्ट योजनाएं उसके अपने ही हजारों लोगों के लिए मौत और विनाश लेकर आईं। राणा रानावलोना का जन्म माना जाता है कि लगभग 1778 के आसपास मडागास्कर द्वीप पर हुआ था। जन्म के समय उनका असली नाम रामोवा था। हालांकि यह द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, जो पूर्वी अफ्रीका के तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि वह सबसे प्रमुख जातीय समूह मरियाना की वंशज थीं, जो अपनी उत्पत्ति इंडोनेशिया से मानते हैं। मैडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, जहां अद्भुत प्राकृतिक दृश्य और अत्यंत विविध जनसंख्या है। नए पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि इंसान इस द्वीप पर अनुमानित समय से पहले ही बस गए थे। लंदन प्राणी विज्ञान सोसाइटी की एक टीम के वैज्ञानिकों ने जीवाश्म बने हुए जानवरों की हड्डियां खोजीं, जिन पर कप के निशान दिखाई दे रहे थे। ये हड्डियां 10,000 साल पुरानी हैं। आज के कई निवासी अपने पूर्वजों की जड़ें उन लोगों से जोड़ते हैं जो लगभग 500 ईस्वी में अफ्रीका और इंडोनेशिया से नावों द्वारा यहां आए थे। इन लोगों को मिलाकर इन्हें मालागासी कहा गया। 1500 में पुर्तगाली खोजी जहाजों का एक बेड़ा डियोगो डियाज की कप्तानी में द्वीप पर पहुंचा और वे मेडागास्कर पर कदम रखने वाले पहले यूरोपीय बने। पुर्तगालियों ने इस द्वीप को पहले सेंट लॉरेंस नाम दिया था। मालागासी लोगों की वंशज होने के नाते रानावलोना का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उनका कुलीन जीवन पर कोई पैतृक अधिकार नहीं था। इसी कारण उन्हें शिक्षा नहीं मिली थी, जिससे वे न पढ़ सकती थीं न लिख सकती थीं। उनका सिंहासन तक पहुंचना सिर्फ एक संयोग था। उनके पिता को भविष्य के राजा एंड्रियानम पोइनी मेरिना पर एक हत्या के प्रयास की जानकारी मिली थी। उन्हें हत्या की साजिश की जानकारी मिली और उसे नाकाम कर दिया गया। ये हत्या उनके अपने चाचा द्वारा रची गई थी, जो उस समय जनता के शासक थे। इस प्रयास का कारण ये था कि वे चाहते थे कि उनका अपना बेटा सिंहासन पर बैठे, लेकिन उनके दिवंगत पिता के शाही आदेश के कारण ये तभी संभव था जब उनका भतीजा जीवित न रहे। अंद्रियानम पोइनी मेरिना पश्चिमी लोगों को शिक्षा देने और अपनी संस्कृति साझा करने के समर्थक थे, लेकिन उनके चाचा और उनके दरबार के पारंपरिक मालागासी पुजारी दोनों ही उनकी उपस्थिति के कट्टर विरोधी थे। अंद्रियानम पोइनी मेरिना को हत्या के प्रयासों का पता चलने पर वे रानावालोना के पिता के संरक्षण के लिए बहुत आभारी थे। कृतज्ञता दिखाने के लिए सिंहासन पर बैठने पर उन्होंने रानावालोना को अपनी बेटी के रूप में गोद लिया। अब राजा अंद्रियानम पोइनी मेरिना का एक बेटा था, जिसका नाम राडामा था। जैसे गोद लेने का इनाम ही काफी नहीं था, राजा ने रानावलोना का विवाह अपने बेटे से करने का फैसला किया। जब राडामा खुद सिंहासन पर बैठे तो रानावालोना जल्द ही उनके स्नेह के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा में आ गईं। उन्होंने कई उपपत्नियां रखीं और एक से अधिक से विवाह करना चाहा। रानावालोना उनकी 12 पत्नियों में पहली थीं और हर नई शादी के साथ उनकी पहली पत्नी के प्रति उनका जुनून कम होता गया और दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। वे अपने निर्णयों में असहमत रहते थे। दोनों देश को कैसे चलाना है और किसे अंदर आने की अनुमति देनी है, इस पर अलग अलग राय रखते थे। हालात तब बिगड़ गए जब रानावालोना को संतान नहीं हुई और राडामा का उत्तराधिकारी भी तय नहीं था। इसलिए अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए उन्हें जल्दी कदम उठाना पड़ा। अपने पति को उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र नहीं दे पाने के कारण उनका भविष्य पूरी तरह से अनिश्चितता में पड़ गया था। जब 1828 की गर्मियों में राजा राडामा का 36 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार वो ऐसी बीमारी से बुरी तरह पीड़ित थे जो संभवतः सिफिलिस या लिवर सिरोसिस थी, और उनकी मृत्यु के कुछ और नाटकीय रिकॉर्ड्स में दावा किया गया है कि उन्होंने अपने कष्टों के दर्द से बचने के लिए खुद अपना गला काट लिया था। राडामा की मृत्यु उनके 2 करीबी दरबारियों संग हुई। दोनों दरबारियों ने राकोटोबे को उत्तराधिकारी के रूप में समर्थन दिया था। राकोटोबे राडामा की सबसे बड़ी बहन के बेटे थे
और उन्हें बुद्धिमान माना जाता था, क्योंकि वे पहले छात्र थे जिन्होंने लंदन मिशनरी सोसाइटी द्वारा अंटानानारिवो में स्थापित पहले स्कूल में पढ़ाई की थी। दोनों दरबारियों ने अपने राजा के प्रतिद्वंदियों में से एक के खिलाफ बोलने पर प्रतिशोध के डर से कई दिनों तक राजा की मृत्यु की सूचना नहीं दी। लेकिन एक उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी, जिसका नाम आंद्रेया एंड्रियोनमंबा था, ने राजा की मृत्यु के बारे में पता लगा लिया और अन्य शक्तिशाली अधिकारियों के साथ मिलकर राणा वालोना को राडामा की उत्तराधिकारी घोषित करवाया, न कि राकोटोबे को। कम उम्र में मृत्यु के बावजूद राडामा का शासन सफल रहा था। उन्होंने एक अत्यधिक प्रशिक्षित सैन्य बल का गठन करके मेडागास्कर की विभिन्न जनजातियों और कबीले को एक राज्य में एकजुट करने में सफलता पाई थी, जो द्वीप के अन्य जनजातीय क्षेत्रों में विजय यात्रा पर निकला था। उन्होंने देश को ईसाई मिशनरियों, कारीगरों और विदेशी व्यापार के लिए भी खोला, जिससे विदेशी प्रभाव आया। हालांकि वे स्वयं ईसाई नहीं थे, लेकिन मिशनरियों के समझाने पर उन्होंने दास प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिसे उन्होंने अपने कुछ सबसे करीबी सलाहकारों के विरोध के बावजूद अंततः मान लिया। राडामा ने ब्रिटिशों से घनिष्ठ गठबंधन बनाने का लक्ष्य रखा था। लंदन मिशनरी सोसाइटी के तहत वेल्श मिशनरी द्वीप आए, जिन्होंने पहले मरियाना दरबार के अधिकतर लोगों को ईसाई बनाया और फिर स्कूली बच्चों को पश्चिमी शिक्षा देना शुरू किया। राडामा के शासन की सफलता के बावजूद, जिसने द्वीप पर समृद्धि लाई थी, उनके उत्तराधिकारी ने पीड़ा और विनाश लाया। यह तय किया गया कि राणा वलोना मेडागास्कर की अगली शासक बनेंगी। सत्ता ने उनके जीवन को बहुत प्रभावित किया। उनके पति ने कुछ लोगों से दूरी बनाई थी, लेकिन राणा वलोना ने उनका ध्यान पसंद किया और जल्द ही अपने दुश्मनों व अन्य संभावित उत्तराधिकारियों जैसे राकोटुबे को खत्म करना शुरू कर दिया। जब पता चला कि राकोटुबे सिंहासन के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी है, तो उन्होंने उसकी मां को कैद करवाकर भूखा मरवा दिया और राकोटुबे की भी हत्या करवा दी। उन्होंने अपने और भी दुश्मनों को मरवाने का आदेश दिया और द्वीप की आबादी को बाहरी प्रभाव से अलग करने की कोशिश की। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बसने वालों ने पास के क्षेत्रों पर कब्जा किया और मलागासी से अच्छे संबंध थे, लेकिन राणा वलोना ने उनसे पूरी तरह संबंध तोड़ लिया। उन्होंने ब्रिटिश और फ्रांसीसी से कहा कि वो पति के समझौते का सम्मान नहीं करेंगी। फ्रांस और मेडागास्कर के संबंध पूरी तरह बिगड़ गए थे। राणा वालोना और फ्रांस के राजा चार्ल्स 10वें के बीच बहस छिड़ गई थी और 1829 में राजा चार्ल्स ने अपनी सेनाओं को द्वीप पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। फ्रांसीसी सेनाओं ने तामाटावे और टिंटिंगवी शहरों पर हमला किया, लेकिन मालागासी लोगों ने अपनी रानी का साथ दिया और फ्रांसीसियों से बहादुरी से लड़े। फ्रांसीसी पीछे हटे और अंत में हमला रोक दिया, जबकि मालागासी अपनी रानी को लेकर चिंतित थे। उन्हें राष्ट्रीय गर्व ने प्रेरित किया। राणा वलोना ने महसूस किया कि देश को आधुनिक बनाना है तो मेडागास्कर को ब्रिटेन और फ्रांस के साथ व्यापार के लिए खोलना जरूरी है। चावल और मवेशियों के निर्यात के लिए उन्होंने पेरिस और लंदन में नए समझौते पर काम करने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजे, लेकिन व्यापार वार्ताएं विफल रहीं। मेडागास्कर ने फ्रांस या ब्रिटेन से कोई समझौता नहीं किया और 1845 में इनकी संयुक्त सेना ने हमला कर दिया। एक बार फिर मेडागास्कर के लोगों ने हमले को पीछे हटाने में सफलता पाई। इस वजह से राणा वलोना ने यूरोपीय शक्तियों से आयात पर निर्भरता कम करने का फैसला किया और पूरे द्वीप पर ऐसे कारखाने स्थापित करने शुरू कर दिए जो अपने खुद के सामान बना सकें। कुछ कारखानों में एक समय में 20,000 से ज्यादा लोग काम कर सकते थे। मेडागास्कर के लोगों ने बड़े पैमाने पर अपने उत्पाद जैसे स्याही, बंदूकें, गोला बारूद, रम, तोपें, चीनी मिट्टी, रेशम, ईंटें आदि बनाना शुरू कर दिया। यूरोप पर निर्भरता घटी, लेकिन देश ने द्वीप के बदलाव के दौरान अमेरिका से अच्छे व्यापारिक संबंध बनाए रखे। अपने खुद के उत्पादों का उपयोग करते हुए राणा वलोना ने राजधानी अंतानानारिवो में एक विशाल और सुंदर महल बनवाया। उन्होंने एक कानून संहिता भी लिखवाई और अपने विद्वानों से मरीना भाषा में पहला शब्दकोश तैयार करवाया। महल में रहते हुए राणा वलोना अपने सेवकों से उसी साबुन से खुद को नहलवाती थीं जो यूरोपियों ने मेडागास्कन लोगों को बनाना सिखाया था। वो बालकनी के टब में नहाती थीं, जहां से पूरा शहर उन्हें देख सकता था। वो केवल टोपी पहनती थीं और नीचे देखने वालों का ध्यान आकर्षित करने में आनंद लेती थीं।
वो महल में भव्य पार्टियां आयोजित करती थीं, जिससे उनकी कला प्रेम झलकता था और दीवारें नेपोलियन चित्रों से सजी थीं। रानी की निर्दयी शासक की छवि तेजी से फैल रही थी। उसी दौरान उन्होंने विदेशी संबंध तोड़ लिए थे। उन्होंने उनके उपदेश, खासकर धर्मों की निंदा की, और जो ईसाई विश्वास नहीं त्यागते थे, उन्हें रोवा के बाहर चट्टान से फेंक दिया जाता था। रनावालोना चाहती थीं कि द्वीपवासी अपनी मूल परंपराओं और विश्वासों की ओर लौटें। मूल मलागासी धर्म जानाबारी को सृष्टिकर्ता मानता था। हालांकि उनकी शासनकाल से पहले ही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अलग अलग विश्वास अपना चुका था। कुछ ईसाइयों ने तो मौत की सजा के आदेश पर भी अपना विश्वास छोड़ने से इनकार कर दिया। अपने लोगों के विदेशी विश्वास न अपनाने के बावजूद उन्होंने कुछ मिशनरियों से बच्चों को गैर धार्मिक शिक्षा देने के लिए द्वीप पर रुकने को कहा। मिशनरियों ने इनकार किया और धार्मिक कार्य के लिए अन्य जगह जाने लगे। उनके प्रस्थान के बाद द्वीप पर ईसाई आबादी पर गंभीर रूप से अत्याचार किया गया और कई लोगों को भयानक तरीकों से मार दिया गया। वो ईसाइयों को चट्टानों से धक्का देती थी, उनके रिश्तेदारों के सामने उनका सिर काट देती थी और कई लोगों को जहर देकर, भूखा रखकर या यातना देकर मार दिया जाता था। रानी रनावालोना एक ऐसी शख्सियत थीं जिनसे सबको डरना पड़ता था। उन्हें जानने वाला हर कोई उनसे नफरत करता था, लेकिन उनके हर एक प्रजा के लिए वो डरावनी भी थीं। वो इतिहास में रनावालोना द क्रूएल या मेडागास्कर की पागल रानी के नाम से मशहूर हो गई थीं। ब्रिटिश क्वार्टरली ने उन्हें हमारे समय की डायोक्लेटियन कहा, जो उस रोमन सम्राट के संदर्भ में था जिसे ईसाइयों का सबसे बड़ा उत्पीड़क माना जाता है। द्वीप पर ईसाइयों के प्रति उसकी क्रूरता केवल शुरुआत थी। वह आतंक का ऐसा शासन चलाएगी जिसका परिणाम अंततः उसके लगभग 1/3 प्रजा की मृत्यु के रूप में होगा। उसने सभी विदेशी मिशनरियों, राजनयिकों और व्यापारियों को निष्कासित किया और असफल आक्रमण के बाद यूरोपीय लोगों के सिर काटकर समुद्र तटों पर चेतावनी स्वरूप भालों पर टंगवा दिए। रनावालोना ने कहा, मेरे राज्य के कानून तोड़ने वाले को, वह कोई भी हो, मौत की सजा मिलेगी। उसके शासन के बढ़ने पर वो ज्यादा संदेह करने लगी और प्रजा की वफादारी को जहर से परखने लगी। इस तकनीक में पहले व्यक्ति 3 मुर्गियों की खाल और फिर एक जहरीला टैगने अखरोट या गिरी खाता था। फिर रनावालोना ने आरोपी को उल्टी करवाई। अगर उल्टी में तीनों खालें बाहर आती थीं, तो व्यक्ति निर्दोष साबित होता था। इसके विपरीत होने पर व्यक्ति दोषी होता था। वो अपने लोगों के दुख को नजरअंदाज करता था। 1845 में महारानी ने घोषणा की थी कि उनके हजारों प्रजा को एक बड़े भैंस के शिकार में भाग लेना होगा, तो लगभग 50,000 लोग इस शिकार में शामिल हुए, जो करीब 4 महीने तक चला, लेकिन एक भी भैंस नहीं मारी गई। महारानी की सुखद यात्रा के लिए रास्ते में सड़क बनाई गई। ये सड़क द्वीप के सबसे कठिन इलाके से होकर गुजरती थी और इसके कारण 10,000 से अधिक लोगों की भूख, मलेरिया और थकावट से मौत हो गई। 1853 में मॉरिशस और रीयूनियन के व्यापारियों ने 1845 के हमलों से हुए नुकसान के लिए सद्भावना के रूप में रानी रनावालोना को $15,000 की राशि देने की पेशकश की। व्यापार फिर शुरू हुआ और कुछ समय तक संबंध अच्छे रहे, लेकिन फ्रांसीसी और ब्रिटिश को रानी रनावालोना पर भरोसा नहीं था। समय बीतने पर रानी रनावालोना के बेटे राकोटो राडामा हुए। 27 साल की उम्र तक राकोटो राडामा ने फ्रांसीसी, ब्रिटिश और अन्य यूरोपियों से अच्छे संबंध बना लिए थे। वह देश को फिर से विदेशी प्रभाव के लिए खोलना चाहते थे। मां की कोशिशों के बावजूद राकोटो राडामा ने उनके शासन का विरोध किया। अपने बेटे और भावी उत्तराधिकारी के विरोध के कारण फ्रांसीसी और ब्रिटिश सरकारों ने रानी को हटाने और उनके बेटे राकोटो राडामा को नया राजा बनाने की योजना बनाई। सत्ता संभालने के इच्छुक राकोटो ने योजना में शामिल होने पर सहमति दी। शासन की चाह के बावजूद योजना विफल रही और बेटे के विश्वासघात से रनावालोना दुखी हुईं। उन्होंने जीवन भर प्रतिद्वंदियों से लड़ती रहीं और उन्हें मारती रहीं, यहां तक कि दरबार में भी। लेकिन इस बार उनकी सत्ता को समाप्त करने की कोशिश उनके बेटे ने ही की थी। 16 अगस्त 1861 को रनावालोना का 83 वर्ष की आयु में 33 वर्षों के शासन के बाद नींद में निधन हो गया। उनके बेटे
राडामा द्वितीय, जैसा कि उन्हें जाना जाता था, उनके बाद सिंहासन संभाला। क्या हाल है दोस्तों, फॉरगॉटन लाइव्स की ओर से खास धन्यवाद मोटिस मीडिया यानी मेरे बड़े भाई को, जिन्होंने इस वीडियो का नरेशन किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने पिछले 1 साल या 1.5 साल में चैनल को सब्सक्राइब किया। हम लगभग 1 लाख के पास हैं। और वैसे भी हमेशा की तरह, अगर आपके पास भविष्य की किसी भी वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो कृपया मुझे ईमेल करें जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या मेरी फॉरगॉटन लाइव्स इंस्टाग्राम पेज पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको अपलोड होते ही मिल जाएं। खैर, मेरी तरफ से बस इतना ही। तो मैं आप सबसे मिलूंगा अगली फॉरगॉटन लाइव्स में। धन्यवाद।